एक और नए मॉडल पेपर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ये मॉडल पेपर भी पहले की तरह बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप कोशिश करिएगा कि 40 के आसपास आपका कम से कम स्कोर होना चाहिए। लाजवाब पेपर है। अगर आपने सिलेबस कवर किया हुआ है तो आप इजीली 40 प्लस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। प्रश्न बहुत बेहतरीन है। हर यूनिट से 5 प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर बनेगा, हर यूनिट से 5 प्रश्न, क्योंकि अब की बार आपके 12 यूनिट हैं और 5 प्रश्न आएंगे। सब्जेक्ट में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उसी तरह से लास्ट में जो 2 यूनिट्स हैं आपकी यहाँ पे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, इनसे 5-5 प्रश्न, 10 प्रश्न इनसे आएंगे, जो 51 से 60 तक होने वाले हैं। ठीक है, लेवल आपका वही रहेगा जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। पूरा पेपर एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस्ड है, तो इसमें आप चिंता ना करें किसी भी तरह की। आपका जो एग्जाम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाने वाला है। मेन एग्जाम की बात अलग है। यहाँ पे हम 6 से 8 यानी कि एसएसटी के लिए बात कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं, पर टाइम बिल्कुल खराब नहीं करने वाले हैं। देखो, अपना जो पहला प्रश्न है ना, वो है, पहला प्रश्न अपना, ऋग्वेद में बीशक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? बीशक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? लुहार का, संगीतज्ञ का, भगवान का, या तो फिर चिकित्सक का? तो देखिए दोस्तों, बीशक जो नाम है ना, ये मिलता है चिकित्सक का। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको याद करना है। ऋग्वेद में बीशक नाम से चिकित्सक का उल्लेख मिलता है। देखो, एक और नाम मिलता है यहाँ पे, श्रमण। आपको ये भी दे सकता है कि श्रमण किसे कहा जाता था। देखो, ऋग्वेदिक काल जो इसका उत्तर पीरियड था, मतलब बाद वाला उत्तर वैदिक काल, इसमें वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक जो अध्यापक थे ना, उनको श्रमण कहा जाता था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे, उनको क्या कहा जाता था? श्रमण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर का प्रश्न देखिए बाप, माता पिता और उनके बच्चे के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? बताइए, कौन से विद्वान ने यह परिभाषा दी थी? विल्स, मैकाइवर, हाइजर या क्लेयर? तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा दी गई क्लेयर के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हाँ, परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार जो होता है ना, वो छोटा होता है और बच्चों के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। सत्य कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्थिरवाद बौद्धों का एक संप्रदाय है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, या तो फिर उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो अपना आंसर निकल करके आएगा ना, वो आएगा डी ऑप्शन। क्या होगा भाई? उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाँ, देखो, द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो भिक्षुओं के मध्य मतभेदों का समाधान करना ही था। आपसी मतभेदों के कारण बौद्ध संघ स्तीवर, यानी कि जो थेरवादी महाचक्कायन था, उसके नेतृत्व में हुआ था ये। तो ये अलग अलग 2 संप्रदायों के अंदर विभाजित हो गया था, महासंघिक और स्थविर। ठीक है ना? चलो, तो स्थिरवाद जो है, ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कह सकते हो आप इसको। सुत्त पिटक के 5 भाग माने गए हैं, निकाय, मंजी निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, जिनका उल्लेख 16 महाजनपदों के अंदर है, जो कि हम देख चुके हैं थ्योरी में। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले काशी महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? काशी महाजनपद का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, या तो फिर सामवेद में? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अपना जो आंसर आएगा, पहला ऑप्शन होगा। काशी महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है ना, वाराणसी, यहाँ पर मिलेगा भैया आपको। ठीक है, ये महाजनपद सूती और रेशमी जो वस्त्र थे, घोड़े थे, उनके व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए बाप, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? बता दो। आजीवक, महासंघिक, निगंठ या थेरवादी? तो 5वें नंबर के प्रश्न में दोस्तों अपना आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा आजीवक, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, अशोक ने बराबर पहाड़ी पर आजीविकों के लिए गुफाएं खुदवाई थी। अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष सुदामा गुफा और विश्व की झोपड़ी का, मतलब 19वें वर्ष का जो कर्ण चौपड़ गुफा है, उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर का,
किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? बताइए कौन से वंश के शासक थे वो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। ये गुप्त वंश के थे, पाल वंश के, राष्ट्रकूट या तो फिर प्रतिहार वंश के थे। देखिए भारतीय प्राचीन नगरों के पतन की हम बात करें तो इनके लिए एक पुस्तक है जिसका नाम अर्बन डेकेसी इन इंडिया। इन इंडिया, ठीक है। इसका लेखक है रामशरण शर्मा। रामशरण शर्मा इन्होंने लिखी थी। तो इसमें जो भी प्राचीन भारत के नगर थे जिनका पतन हो चुका है उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर ना आंसर होगा अपना पहला ऑप्शन गुप्त वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हर्ष को वाणी का हर्ष किसने कहा था? 7वें नंबर के प्रश्न में बाणभट्ट ने कहा था, सोडल ने कहा था, 5वें या फिर जयदेव ने कहा था। तीसरा ऑप्शन तो समझ में आ नहीं रहा होगा आपको, ये क्या आ गया ऐसे। हाँ चलो कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा सोडल हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। हर्षवर्धन को वाणी का हर्ष, यानी कि वाणी का हर्ष से मतलब है श्री हर्ष। श्री हर्ष का मतलब समझ जाना वाणी का हर्ष ही है। अवंती सुंदरी कथा इस ग्रंथ के लेखक हैं सोडल। उन्होंने कहा जयदेव ने हर्ष को एक नाम लिखा था, क्या? कविता। जयदेव की बात कर रहा हूँ, जयदेव ने है ना कविता कामिनी का हर्ष, कविता कामिनी का हर्ष कहा है भाई। तो 7वें नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव जो है ना महेश इनको समर्पित है? तो देखो इस प्रश्न में है ना अपना आंसर होगा प्रम्बनन मंदिर। तीसरा ऑप्शन है, जावा के अंदर है, ठीक है, जावा इंडोनेशिया में है। तो प्रम्बनन एक घाटी है वहाँ पे स्थित है, इसलिए इनको प्रम्बनन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ना मोस्टली 8 मंदिर है जिनके अंदर शिव की मूर्ति सभी के अंदर विद्यमान है, शिव की मूर्ति की पूजा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर का, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था, बदायूं में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या लखनऊ में हुआ था? किसका? शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म। तो भैया यहाँ पे है ना बदायूं करेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर। देखो इनके बारे में है ना एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने है ना दीक्षा ग्रहण कहाँ से करी थी? तो वो करी थी बाबा फरीद से, चिश्ती संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करी थी इन्होंने, बाबा फरीद से। कौन से संप्रदाय में? चिश्ती, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का, बताओ सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? 10 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या बहादुर शाह प्रथम? तो यहाँ पर है ना अपना जो आंसर होगा शाहजहां हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। देखो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने सवाई जयसिंह द्वितीय को ना वीरता, वाक चातुर्यता के अंदर मिर्जा जयसिंह से बढ़कर के बताया, क्या बताया? सवाया कहा इनको, सवाया, मिर्जा जयसिंह से बढ़कर के मान करके इनको सवाई की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी? बता दो। निजाम उल मुल्क, हसनपुर, हैदराबाद और कंदहार और बुरहानपुर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर है ना अपना आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, हैदराबाद हो जाएगा। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी 1724 के अंदर, मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बता दो। विनायक दामोदर सावरकर, रमेश चंद्र मजुमदार, S.N. सेन और अशोक मेहता। तो देखो भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के रचयिता है विनायक दामोदर सावरकर, पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने कहा था कि लोगों के सामने यदि कोई स्पष्ट आदर्श रखा होता तो उनके हृदय से आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत भी इतना ही अच्छा होता जितना प्रारंभ हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर का, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? बता दीजिए।
जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। अभी आप ब्रिटेन तो कर ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर तो लिखित है ही नहीं, ये बात तो लगभग आप सभी जानते होंगे। तो देखो लिखित संविधान का जो प्रारंभ करने वाला देश है ना दोस्तों, वो है अमेरिका, यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी अगर आपसे पूछे, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के बारे में दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? संयुक्त राज्य अमेरिका ही हम बताएंगे वहां पर राइट आंसर। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बताओ। जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ना, अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कहाँ के देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है? तो यहाँ पर है ना अपना आंसर आएगा दक्षिणी अफ्रीका, डी ऑप्शन। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन पद्धति की स्थिति भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है, ये भी ध्यान रखना। तो राज्यसभा सदस्यों से भी संबंधित है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए आप, राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। ये कथन निम्न में से किसके बारे में है? बताइए। सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, राजनीतिक न्याय, संप्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा बी ऑप्शन, पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य की जो विशेषताएं होती है ना, उनमें कई विशेषताएं मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। जैसे कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। जैसे कोई ऐसे कह दे कि भारत का धर्म कौन सा राज्य धर्म है, हिंदू है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान किया गया है। धार्मिक सहिष्णुता का संवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संवर्धन, धार्मिक सहिष्णुता और स्वधर्म का संभाव करना, कई सारे हैं। धार्मिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। अगला देखिए 16 नंबर का प्रश्न, बताइए निम्न में से किस संविधान संशोधन के अधीन सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बता दो क्या होगा? 101, 102, 61 और 103। तो भैया देखिए यहाँ पर है ना अपना जो आंसर होगा ना बी ऑप्शन हो जाएगा 102 नंबर का। अच्छा, आप कहोगे सर फिर 61वें में क्या था? तो देखो 61वां जो संविधान संशोधन था ये 1989 में हुआ था भैया, 1989 में। इसमें क्या है ना, जो मतदान करने की आयु थी ना, वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 61वां। फिर 101वें के बारे में भी आप जानना चाहोगे कि सर इसके बारे में बता दो, अब लगे हाथ। ये 2016 में हुआ था। ठीक है, कौन सा? 101 नंबर का। इस संविधान संशोधन के द्वारा ना वस्तु और सेवा कर मतलब जीएसटी को प्रारंभ किया गया था। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप पूछो ही मत। तो 101 नंबर का याद रखना। ठीक है, 103 नंबर के बारे में भी आप जानना चाहोगे सर फिर इसके बारे में बता दो। तो देखो ये 2019 के अंदर हुआ। ठीक है, इस संशोधन के तहत ना देश की जो सामान्य श्रेणी है, जनरल कैटेगरी, उसके आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, है ना, उनके लिए सरकारी नौकरियों और जो शिक्षण संस्थान है ना, उनके अंदर 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया इस संशोधन के अंदर। बाद में कुल आरक्षण जो है ना, इसके बाद में टोटल आरक्षण 59.5% हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुल जो आरक्षण हो गया है ना, 59.5% आरक्षण हो चुका है भैया अब, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, जनरल कैटेगरी को 10% देने के बाद में। तो यहाँ से ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1% अवश्य रूप से छप सकता है आपके एग्जाम में, फिर मत करना, यहाँ से आपको याद करना है। 101 नंबर का संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 2016 में हुआ। 102 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 103 नंबर का 2019 में हुआ। जनरल कैटेगरी को आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितना परसेंट? 10%। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अपना प्रश्न है किशोर न्याय, बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। 31 दिसंबर 2015 को, 15 नवंबर 2015 को, 20 अक्टूबर या फिर 24 सितंबर 2015 को? तो देखिए दोस्तों, इस अधिनियम में है ना किशोर अपराधियों के संदर्भ में आयु 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा 31 दिसंबर 2015, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? कभी आपने सोचा होगा इसके बारे में, तो पता नहीं होगा, तो आज आपको पता लगने वाला है कौन करता है ये नामांकन का काम। लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट करता है, या फिर राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना
वो करता है। जैसे राज्यसभा का सभापति होगा, राष्ट्रपति जो होता है वो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रों में भारत का नेतृत्व करता है, ये बात तो आप सभी को पता है। समझौता होता है, संधि वगैरह होते हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर, मतलब वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, लेकिन करता वही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर का। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया, बताइए कौन से आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री संस्था बनाया गया? आर्टिकल 124, 137, 143 और 148। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा 143, 1 4 3, है ना भाई। जैसे हम बचपन में क्या, जब समझदार हुए थे शुरुआत में स्कूली टाइम में, तो 1 4 3 का बड़ा लफड़ा था, है ना। तो 124 नंबर के आर्टिकल के बारे में भी आप जानना चाहोगे। इसमें क्या है ना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। किसके बारे में? स्थापना और गठन, ये याद रखना। इसके अलावा आप जानना चाहोगे सर 137 के बारे में बता दो। फिर देखो इसमें क्या है ना, निर्णय या फिर जो आदेश होते हैं ना, उनको उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। तो आदेशों का पुनर्विलोकन, इतना याद रखो। 148 के बारे में पूछ लो अब, तो भारत का जो नियंत्रक और मालिक परीक्षक होता है ना, उसके बारे में है। ठीक है, नियंत्रक और मालिक परीक्षक के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, 148 हो गया, 124 हो गया, 137 हो गया, 143 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है, बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक हस्तक्षेप या न्यायिक पुनितता। तो देखो भैया यहाँ पर अपना आंसर होगा न्यायिक सक्रियतावाद, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, न्यायिक सक्रियवाद की बात करें जब न्यायालय केवल कानूनी गतिविधियों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि नागरिकों की दशा सुधारने, इनके मूल अधिकार दिलवाने के अंदर सक्रिय हो जाए, तो उसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। समझ गए? जिससे न्यायालय की सकारात्मक भूमिका बढ़ जाती है। और भारत में ना न्यायिक सक्रियता की शुरुआत के बारे में पूछ लें तो 1973 के अंदर हुई थी। न्यायिक सक्रियता की शुरुआत कब से हुई थी? 1973। समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है 1973 को लेकर? केशवानंद बनाम भारत संघ जो हुआ था ना 1973 में ही तो हुआ था। तो इसमें क्या है ना, इसके आधारभूत ढांचे की संकल्पना के साथ में ये प्रारंभ हुआ था। और इसके जनक सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश थे PN भगवती, उनको माना जाता है जनक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बता दो। 21 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का चीफ जो न्यायमूर्ति होता है, जस्टिस, वो करता है, या फिर संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, या संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो करेगा, न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति। तो देखो यहाँ पर है ना आंसर होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, बी ऑप्शन। देखो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल है ना जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और सामान्यतः ये नियुक्ति जो है ना न्यायिक सेवा के अंदर जो कार्यरत अधिकारी होते हैं ना उनमें से की जाती है। 22 नंबर का प्रश्न देखो बाप, राज्यपाल के समाधान की शक्ति कितने प्रकार की हो सकती है, बता दो। राज्यपाल की जो समाधान की शक्ति होती है ना दोस्तों, कितने प्रकार की होती है, जल्दी बताइए। 1 2 3 7। देखो आप कहोगे सर फिर बता भी दो कौन कौन सी होती है। अगर आपने 3 ही बता दिया है तो नाम भी बता दो। देखो हमारे संविधान में ना, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 161 नंबर का, है ना। तो इसके तहत क्या है ना, राज्यपाल किसी भी न्यायालय के द्वारा दिए गए जो दंड आदेश होते हैं ना उनको कम कर सकता है या तो फिर स्थगित भी कर सकता है। तो समाधान की शक्ति 3 प्रकार की होती है। कैसे? एक तो होती है दोस्तों लघुकरण, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लघुकरण का मतलब क्या होता है? दंड को कम करना। ठीक है, क्या करना भाई? दंड कम करना, दंड को कम करना लघुकरण कहलाता है। एक होता है दोस्तों निलंबन। निलंबन आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? फिर देखो दंड को समाप्त करना इसका मतलब होता है, दंड को समाप्त करना इसका मतलब होता है निलंबन का। तीसरा कहोगे सर, तीसरा आप बता दो। देखो तीसरे का नाम है परिहार। परिहार तो आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? देखो जो जांच हो रही है ना उसकी पुनः जांच के लिए भेजना, जो केस है उसको पुनः जांच के लिए भेजना, पुनः जांच के लिए भेजना।
ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये तीनों याद रखना, लघुकरण दंड को कम करना, निलंबन दंड को समाप्त करना, परिहार पुनः जांच के लिए भेजना। तो ये तीन होते हैं आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या नंबर 23 देखिए अब आप। वायुदाब सबसे कम होता है, बताओ वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में। आप कहोगे सर लास्ट वाले ऑप्शन को सबसे पहले बोला है, क्या है इसके पीछे का राज? इसके पीछे का राज यही है कि आंसर यही है भैया, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखो धरातल पर है ना, वायुमंडलीय वायुदाब और तापमान के बीच एक उल्टा सा संबंध होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान सबसे ज्यादा होने के कारण है ना वायुदाब सबसे कम होता है। तो ये आप उल्टा समझ लेना बस, तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, सिंपल है, इतना याद रखो दिमाग में, और कुछ ही नहीं है। आगे चलो, चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है, बताइए। घड़ी की सुई के विपरीत या लंबवत या फिर उसी के अनुसार या तिर्यक। तिर्यक का मतलब हो गया ऐसे करके, तीन कोण। तो देखो भाई यहाँ पर है ना, देखो चक्रवात है ना न्यून दाब के केंद्र होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। न्यून दाब के क्या होते हैं? चक्रवात केंद्र होते हैं, ठीक है, जिनके चारों ओर संकेंद्रीय सम वायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो केंद्र में वायुदाब बढ़ता हुआ पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है ना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो पवनें चलती हैं उनकी दिशा घड़ी की सुई की विपरीत। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बात करें ना अपन, तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों घड़ी की जो सुई होती है ना उसके समान होती है। तो प्रति चक्रवात की प्रकृति है ना चक्रवात के विपरीत दिशा में चलती है, और ये वर्ताकार संभार रेखाओं से घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है, ठीक है। और ये वायु का भार है ना बाहर की ओर कम होता जाता है, जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चली जाती हैं, ठीक। तो आंसर क्या होगा? घड़ी की सुई के विपरीत। यहाँ पे राइट आंसर उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध आपको पूछ ले तो सिंपल बताना आपको, क्या दक्षिण गोलार्ध में बताना है उसके समान, घड़ी की सुई के समान, ठीक है। जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट वगैरह इनकी तैयारी करते हैं, तो जिनको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया समझ में आ गया होगा। बाकी की कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखो आप, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिण गोलार्ध में उसके समान, बस। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो देखिए एक कथन ये है, एक ये है। तो जैवमंडल के उस छोर तक फैला है जहां पक्षी और कीट पाए जाते हैं। जैवमंडल उस छोर तक फैला है जहां पक्षी और कीट पाए जाते हैं। जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? वनस्पति जगत और जीव जगत। तो बता दीजिए यहाँ पे सही क्या है। तो फटाफट से उत्तर कर दो भाई, इसमें क्या होगा 25 नंबर के प्रश्न में। देखो दोस्तों सही पूछ रहा है अपने को, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री हूँ इन दोनों से ही, दोनों ही बिल्कुल 100% क्लियर ही है, सही है। तो आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों। तो जैवमंडल उस छोर तक फैला हुआ है जहां तक पक्षी और कीट पाए जाते हैं, सही बात है। जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। आपने तुक्के भी लगाए हैं, सही गया होगा तुक्का सबका। तो दो भाग कौन से? वनस्पति जगत और जीव जगत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? बताओ, ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक तो क्या नाम है उसका? टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट से आपको बताते हैं। WMF। क्या नाम है? WMF। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बतानी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए रे। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, नेपाल के अंदर स्थित है। ये कहाँ पे है? नेपाल में। कि आप भारत कर दो। तो आंसर क्या होगा? कैसे याद करना है? सिंपल है याद करना। देखो 4 लिखा है मैंने, 4 दूनी कितना होता है? 8। 8 लिखा ना मैंने, क्या लिखा मैंने? 8 लिखा मैंने, 8 लिखा। 8848 किलोमीटर। 3 बार 8 आएंगे, 1 बार 4 आएगा, इतना याद रखो बस। तो एवरेस्ट चोटी का जो नाम है ना 1865 के अंदर 1865 में भारत के जो महान सर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर रखा गया है। इसकी खोज है ना एक व्यक्ति थे सिकंदर, राधानाथ सिकंदर, उन्होंने करी थी। राधानाथ सिकंदर, इन्होंने एवरेस्ट की खोज करी थी। तो खोज वाले व्यक्ति का नाम याद रखना है। और 1865 के अंदर आपको ध्यान रखना है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट चोटी रखा गया था। नेपाल के अंदर स्थित है, 8848 मीटर ऊंचा है। मीटर में ही मापे जाते हैं ऊंचाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? बताओ, सर्वाधिक ऊंचाई पर समुद्र तल से बता दो भाई साहब, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये। तो है ना देवदार, चीड़,
है ना, साल, सागौन। तो देखो यहाँ पर है ना अपना पहला ऑप्शन होगा। आपको लग तो सारे रहे होंगे सर चीड़ भी तो हो सकता है, नहीं बच्चों, इसके नीचे आता है चीड़, ठीक है, ये सबसे ऊपर पाया जाता है, सबसे ऊपर देवदार, ठीक है। और मैं आपसे बताऊं देवदार वृक्ष ना पश्चिमी हिमालय के अंदर लगभग 1500 से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाते हैं, 2500 मीटर की ऊंचाई पर। तो समझ लो आप देवदार, ठीक है ना, देव से समझ लो, देव सबसे ऊपर रहते हैं, है ना, देव सबसे ऊपर रहते हैं देवता लोग। अगला प्रश्न देखिए 29 में, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बता दो। जो गंडक परियोजना है कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार मध्य प्रदेश। तो गाइस देखो यहाँ पर है ना अपना आंसर क्या होगा, बिहार उत्तर प्रदेश, पहला ऑप्शन हो जाएगा गंडक परियोजना। गंडक नदी के ऊपर स्थापित है, तो नदी का नाम भी याद रख लेना गंडक, और गंडक परियोजना से गंडक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बाप, 30 नंबर का प्रश्न है ना, क्या कह रहा है कि सर बताओ जो कथन दे रखे हैं ना इनमें से कौन सा लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। लेटेराइट मिट्टी बताओ कौन सा सही नहीं है। देखो 4 हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, राइट आंसर हो जाएगा फिर अपना। वे आर्द्र अप्लाक्षित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अप्लाक्षित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उर्वरता क्षमता जो होती है वो, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए लेटराइट मृदा है ना, लेटराइट मृदा का जो क्षेत्र होता है वो ऊसर होता है, ऊसर क्षेत्रों में लेटराइट मृदा मिलती है। सूखने पर ये मिट्टी है ना पत्थर की तरह काफ़ी कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है बिल्कुल खतरनाक तरीके से। तो पूर्वी घाट के जो किनारे हैं ना उनसे राजमहल की जो पहाड़ी है, पश्चिम बंगाल होते हुए हम चलेंगे असम की ओर, तो वहाँ पे एक संकरी पट्टी है, तो वहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पर है ना सही कौन सा नहीं है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चूना नहीं पाया जाता, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बाकी सभी है ना सही है, यहाँ पे उर्वरता तो कम होती है खैर कंपेयर टू जलोढ़ वगैरह के। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का, तो बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। देखो दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, एक तो होता है अवसर, है ना, और एक होता है सूर्योदय। देखो अवसर और सूर्योदय जो होता है ना इसके अंदर एक समानता होती है। जो देर करने वाले लोग होते हैं ना वो इनको खो देते हैं दोनों को ही। तो है ना आपके पास में एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है अब की बार, इसको सीरियस ले लो भाई, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी सीरियस लेकर के स्टडी करोगे तो। मतलब अब की बार इतनी अच्छी पोस्ट है आपके लिए, इतनी अच्छी वैकेंसीज हैं, किसी में भी आपका नंबर आ जाएगा। पर देखो पकड़ के चलो एक को ढंग से, उसमें लेना है आपकी बार किसी भी तरह से सिलेक्शन। तो ये अवसर है ना खोना नहीं चाहिए। सूर्योदय तो दूसरे दिन आ जाएगा, लेकिन ये अवसर है ना बहुत ही बेकार चीज़ है, एक बार चला गया ना तो वापस नहीं आने वाला है, चाहे आप कितने रोले ना फिर इसके लिए। आपकी प्रियतमा आ जाएगी, आपका प्रिय वापस आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आने वाला है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। कुल मिला करके हार और जीत जो होती है ना, हार और जीत आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करती है। मान लो तो हार होगी, जीत और ठान लो तो आप जीत हो जाएगी, ठीक है। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि टीचर सिखा कर इम्तिहान लेता है और वक्त जो होता है ना वो इम्तिहान लेकर के सिखाता है। तो आप देख लीजिए, आंसर बता दीजिए यहाँ पे। झूम है एक, झूम क्या है? तो देखिए दोस्तों झूम जो है ना एक कृषि का तरीका होता है, झूमिंग कृषि जो बोलते हैं ना। पहाड़ी और जो वन वाले क्षेत्र होते हैं उनमें पेड़ पौधों को जला करके ज़मीन को साफ करके उसके ऊपर 2-3 साल तक खेती की जाती है, उसके पश्चात उसको वैसे की वैसे छोड़ दिया जाता है बिना कोई पेड़ पौधे लगा करके, बिना पेड़ पौधे लगाए छोड़ देते हैं वो लोग। तो ये कृषि कार्य झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1905, 06, 07, 08। तो क्या आंसर होगा इसमें, 07 हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन टाटा आयरन व स्टील कंपनी। देखो देश के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे पहली इस्पात की कंपनी है ये, इस्पात का कारखाना है सबसे बड़ा और सबसे पहला। ये 1907 से है ना जमशेदजी टाटा के एक पुत्र हैं जिनका नाम है दोराबजी टाटा, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वो पदार्थ जो प्रकृति प्रदत्त एवं मानव के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, बताइए। हाँ जी, तो गाइज यहाँ पर है ना अपना आंसर क्या होगा, मैकनोल के द्वारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। जेम्स फिशर है ना उनके अनुसार कोई भी संसाधन, फिशर की बात कर रहा हूँ मैं,
फिर सर ये कहते हैं कि कोई भी संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है ना, उसे संसाधन के नाम से जाना जा सकता है। सिंपल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? अमेरिका, जर्मनी, जापान और रूस। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र के बारे में पूछ रहा है, तो ये की गई थी रूस से। डी ऑप्शन हो जाएगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है सोनभद्र, कौन सा भाई, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे की गई थी रूसी इंजीनियरों के हेल्प से 1971 के अंदर। 35 नंबर का प्रश्न देखिए बाब, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सबसे पहला विमानपत्तन निम्न में से कौन सा है? बताइए क्या आंसर होगा इसमें? ये है दोस्तों कोचीन विमानपत्तन। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। 36 में बताइए, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? बता दो। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात कर रहे हैं, जालोर में है, नागौर में है, सिरोही में है या तो फिर चूरू में है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों? सिरोही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो शिखर है ना वो है गुरु शिखर, 1722 मीटर, सिरोही जिले के अंदर। और इसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, हाड़ौती के पठार को कितने धरातलीय प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? बता दो। हाड़ौती का जो पठार है इसको कितने धरातलीय प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? 4, 7, 5 और 2। तो देखिए दोस्तों, इसको है ना 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये वर्गीकरण शायद आपने देखा होगा जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अर्धचंद्राकार, एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पे है? बूंदी के अंदर इनको बूंदी हिल्स बोलते हैं, कोटा और झालावाड़। ठीक है ना, 3 जिले तो ये हो गया अर्धचंद्राकार। तो ऐसे करके अर्धचंद्राकार बूंदी, कोटा और झालावाड़ में ऐसे करके फैली हुई हैं। इसके अलावा ना एक नदी निर्मित मैदान है, दूसरा पार्ट है नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। तीसरा है दोस्तों शाहबाद उच्च स्थल, मैंने आपको पढ़ाया था, शाहबाद उच्च स्थल। और इसके अलावा है ना एक है झालावाड़ पठार, एंड लास्ट है आपका गंगधर उच्च क्षेत्र, उच्च भूमि। ठीक है ना, ये 5 हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर का, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी का नाम बताओ। सरस्वती, लूनी, कांतली और काकणी। क्या नाम है ऋग्वेद में जिसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों उसका नाम है सरस्वती, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही उत्तर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए बाप, कायलाना झील कहाँ स्थित है? बता दो। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो फटाफट से बताओ कायलाना झील कहाँ पे है? तो गाइस कायलाना जो झील है ना ये जोधपुर जिले के अंदर है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कायलाना झील शुरू में प्राकृतिक झील थी जिसको वर्तमान स्वरूप एक व्यक्ति थे सर प्रताप के द्वारा वर्तमान स्वरूप इनको दिया गया। इससे है ना जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। प्रेजेंट टाइम में ये जो झील है इसमें राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है ना उसको कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? उदासीन, अम्लीय, दोनों या क्षारीय? तो भैया यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा अपना? कौन सी मिट्टी का पीएच मान 7 होता है? तो भैया उसका नाम है उदासीन हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन। देखो दोस्तों, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है ना उसको उदासीन या उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। समझ गए? उदासीन या उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि 7 से कम जिस मिट्टी का पीएच मान होता है ना, लेस देन 7 है ना, तो वो मिट्टी कौन सी कहलाती है? अम्लीय मिट्टी कहलाती है वो। समझ गए? अगर आपको पूछ ले 7 से ज़्यादा, 7+ पीएच मान वाली मिट्टी के बारे में पूछ ले तो उस मिट्टी को कहते हैं दोस्तों क्षारीय मिट्टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 7+ वाली क्षारीय मिट्टी है ना, पीएच मान वाली, और अम्लीय जो होती है ना वो -7, और बिल्कुल 7 वाली उपजाऊ या उदासीन। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना 41 नंबर का, जरा उत्तर बताइए इसमें क्या होगा। राजस्थान किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का वो कौन सा गढ़ है जिसको धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? भटनेर, गागरों, रणथंभौर या चौमुआगढ़? इतना मैं बता सकता हूँ ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा भैया?
चोमुआगढ़, चोमू में है जयपुर के अंदर। रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़, चोमुआगढ़ गढ़ है ना। और इसको है ना सामंती दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। क्या? सामंती दुर्ग, राइट। सामंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण है ना 1549 में, काफी पुराना है। ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। कर्ण सिंह थे एक, उनके द्वारा करवाया गया था ढूंढाड़ शैली के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न अपना 42 नंबर के प्रश्न में बता दो, निम्न कथन किस किले के बारे में कहा गया है? कथन क्या है? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछे जैसाण। आमेर, जैसलमेर, कोटड़ा और कोषवर्धन किला। तो आई थिंक आप सभी के समझ में ही आ गया होगा वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या आंसर इसमें होने वाला है। तो भैया देखो यहाँ पर है ना अपना जैसलमेर का किला हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। जैसलमेर के किले के बारे में और भी कई कहावत है, जैसे ऐसा दुर्ग जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए होती हैं। तो ये वाली बात है ना अबुल फजल ने कही थी, अबुल फजल। तो अबुल फजल के बारे में क्या याद रखोगे? टांग याद रखना, टांग अड़ाया था अबुल फजल बीच में फालतू में अलग अलग चीज़ों में, है ना। और एक और कहावत है इसके बारे में, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। ये भी बात कही गई है। ये दुर्ग ढाई सागे के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू जो है सिरोही जिले के अंदर है राजस्थान में। तो दिलवाड़ा के मंदिर जो है ना प्रसिद्ध है कौन सी कला के लिए? जैन, बौद्ध, राजपूत और मुस्लिम कला। तो दिलवाड़ा के जो मंदिर है ना भैया, देखो आप जान ही गए होंगे वैसे तो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जैन मंदिरों के लिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है ना 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के अंदर बनाए गए थे। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। काफ़ी तगड़े उदाहरण है सोलंकी कला के। कौन सी कला के भाई? सोलंकी कला के काफ़ी तगड़े एग्जाम्पल्स हैं। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के अंदर इस परिसर के अंदर 5 मंदिर बनाए गए हैं। श्वेतांबर मंदिर बहुत ही दर्शनीय है, खतरनाक है, इनके ऊपर कारीगरी खतरनाक करी गई है, ऊपर छत में देखोगे तब। करवा चौथ का व्रत बताइए कब मनाया जाता है? करवा चौथ का व्रत श्रावण कृष्ण चतुर्थी, हालांकि चतुर्थी तो आएगा तो एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना वो भी समझता है चतुर्थी तो देना पड़ेगा भाई। तो श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी या वैशाख शुक्ल चतुर्थी। तो दोस्तों यहाँ पर है ना अपना आंसर आएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, तीसरा ऑप्शन। इस दिन है ना पति की दीर्घायु के लिए जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो व्रत रखते हैं और सायंकाल चंद्रमा को अर्घ देकर के वो भोजन करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली बताइए किससे संबंधित है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या तो फिर किशनगढ़। तो क्या उत्तर होगा इसमें? अच्छा बढ़िया। तो देखो भैया यहाँ पर है ना अपना जो आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन जोधपुर, ठीक है। मारवाड़ी या जोधपुरी शैली के जो चित्रकार है शिवदास, अमरदास, बिशनदास, नारायण दास, रतन भाटी, कई सारे हैं, देव भाटी। तो ये इस शैली से संबंधित ही है। इसके प्रमुख चित्र है ना बेली, कृष्ण, रुक्मणीरी, ये था ढोला मारू, सप्तऋषि। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दादूपंथ संत कौन सा बताओ? दादूपंथी जो संत है ना वो कौन सा बता दीजिए? रज्जब जी, रामदेव जी, गोगा जी, जसनाथ जी। क्या होगा इसमें सही उत्तर? तो देखो दादूपंथी संत का नाम पूछ रहे हैं ना, रज्जब जी होगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। दादू जी की शिक्षाएं है ना दादू दयाल री वाणी और दादू जी रा दोहा, इन दोनों के अंदर ऐड की गई है, मतलब संग्रहित की गई हैं। तो दादू के अनुसार है ना ब्रह्म एक है और वो सब जगह पे है, ऐसा मानते थे दादू जी। तो आपको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, सबका एक ही है मालिक। भूरिया बाबा आराध्य देवता बता दीजिए किन के हैं? फटाफट से उत्तर दे दो मेरे को, क्या उत्तर होगा इसमें? भूरिया बाबा जो हैं किसके आराध्य देवता हैं? तो गाइज ये हैं गोडवाड़ के मीणाओं के। पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भूरिया बाबा को मीणा जाति है ना अपना इष्ट देव भी मानती है, इष्ट देव। तो इष्ट देव भी हैं ये मीणा जाति के। इनका मंदिर है ना राजस्थान का गोडवाड़ क्षेत्र है, रावली पर्वतवाल श्रृंखला उसके मध्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप, रम्मत के बारे में बता दो। रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य है, लोक संगीत है, एक लोक नाट्य या वाद्य यंत्र है। तो मेरे दोस्तों जो रम्मत है ना ये एक लोक नाट्य है, ठीक है। क्या है? तीसरा ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट आंसर। रम्मत से मतलब क्या है? लोक नाट्य एक ऐसी मतलब जिसकी शुरुआत बीकानेर से हुई थी। तो बीकानेर के अंदर एक रम्मत फेमस भी है, हेड़ारू की रम्मत, हेड़ारूरी रम्मत, ये प्रसिद्ध है बीकानेर। इसके प्रवर्तक है ना लालजी पुरोहित थे, जवाहरलाल जी पुरोहित।
अगला प्रश्न देखिए, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रि या तो फिर गणगौर। तो गीदड़ नृत्य के बारे में पूछ रहा है, तो बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, अपना आंसर होगा होली। पहला ऑप्शन हो जाएगा, होली के अवसर पर किया जाता है भैया, ये ध्यान रखेगा। तो ये नृत्य होली पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और शेखावाटी जो है ना, शेखावाटी क्षेत्र वहीं पर किया जाता है, शेखावाटी के अंदर, ठीक है, जिसे नंदा प्रहलाद का प्रतीक भी माना जाता है। 50 नंबर का प्रश्न देखिए, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बता दो। सावन सिंह की मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी किशनगढ़, आगरा, जोधपुर, वृंदावन। तो ये हुई थी वृंदावन, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। किशनगढ़ शैली को ना प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है डिक्सन को, और एक फैयाज अली है, फैयाज अली और डिक्सन, डिक्सन थे मतलब एरिक डिक्सन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51, सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? बताइए। तो सामाजिक अध्ययन विषय है, इसका अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। अलग अलग रूप में, मिश्रित रूप में, एकीकृत रूप में, या फिर इसमें कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है ना, तीसरा ऑप्शन होगा एकीकृत रूप में, ठीक है। सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत अध्ययन ही है, जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, सभी विषयों को एकीकृत करके पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शिक्षण सूत्रों को खोजने की मुख्य भूमिका किसकी रही है? बताओ। जो शिक्षण सूत्र हैं, टीचिंग जो मेथड्स बोल सकते हैं, फॉर्मूलाज, इनके बारे में बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर कोमिनियस रूसो, पेस्टालोजी, हर्बर्ट स्पेंसर, इसमें डी ऑप्शन होगा। वैसे आप तुक्का भी लगा देना तो सही जाता है ये। अगला प्रश्न देखिए बाप, ह्यूरिस्को शब्द की उत्पत्ति बताइए, किससे हुई है, कौन सी भाषा से हुई है ह्यूरिस्को शब्द की उत्पत्ति? देखो इसका मतलब होता है डिस्कवर। क्या होता है? डिस्कवर, क्लियर। तो डिस्कवर अर्थात मैं खोजकर मानूंगा, ऐसा कह सकते हैं, खोजकर मानूंगा। तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति है ना, ह्यूरिस्को ग्रीक शब्द से हुई है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर का, पाठ्य पुस्तक के क्षेत्र में शामिल है, बताइए। पाठ्य पुस्तक के क्षेत्र में विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं, दोनों या कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा इसमें? दोस्तों मंजर धुंधला हो सकता है पर मंजिल नहीं, दौर आपका बुरा हो सकता है पर जिंदगी नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आप जिंदगी के लिए कुछ काम कर लो, बस जिंदगी को खुश कर दो। अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कर जाओ अब की बार पढ़ करके ढंग से, फिर ज़िंदगी देखो कितनी हसीन हो जाएगी आपकी। ज़िंदगी बुरी नहीं होती है, दौर बुरा होता है। कभी भी कोई भी सिचुएशन के अंदर आप गलत डिसीजन मत लिया करो। आजकल ऐसे बहुत केसेस जा रहे हैं, है ना। तो सोच समझ करके, अपने फ्यूचर को देख करके, अपने परिवार के फ्यूचर को देख करके आगे बढ़ना है आपको ज़िंदगी में। तो देखो इसमें ना अपना आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, आंतरिक क्रियाएं भी होती हैं, बाह्य क्रियाएं भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है भैया, तो बता दो असत्य कथन। 4 ऑप्शन है। मॉडल से तात्पर्य किसी बड़ी वस्तु की उपयुक्त नकल कर छोटे आकार में बनाई गई वस्तु से लिया जाता है, या तो फिर प्रोजेक्टर स्लाइड की आकृति को बड़ा बनाकर दिखाने में सहायता करता है, या ग्लोब एक प्रकार से पृथ्वी का मॉडल है, या फ्रेनल बोर्ड ग्लोब जैसा होते हैं। तो क्या होगा इसमें? दोस्तों इसमें है ना आंसर होगा अपना, यहाँ पे असत्य पूछ रहा है तो ये हो जाएगा क्या, फ्रेनल बोर्ड ग्लोब जैसे थोड़े होते हैं। फ्रेनल बोर्ड तो दोस्तों शामपट जैसे होते हैं, किंतु इनमें रंग, जाति और शीघ्र परिवर्तन के विशिष्ट गुण तो होते ही हैं, हालांकि ये ब्लैक बोर्ड जैसे होते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे सही हैं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कठोर उपागम का प्रकार नहीं है? बताओ। कठोर उपागम, शामपट, प्रोजेक्टर, फिल्म, स्लाइड्स और चित्र। तो भैया यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा चित्र। क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा चित्र। चित्र मृदुल उपागम का एक प्रकार होता है, और मृदुल उपागम के ना कई प्रकार से रेखा चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर, प्रतिमान, ये सब होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर का, कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? बता दीजिए। 57 नंबर के प्रश्न में बताना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की कौन सी विशेषता नहीं है। देखो ये कोमल तकनीक का उपागम है, ये तो है। ये अनुदेशन तकनीक भी कहते हैं इसको, ये भी सही बात है।
इसको शैक्षिक तकनीक प्रथम भी कहते हैं। नहीं दोस्तों, इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान भी है, ये भी सही बात है। देखो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो रहा है अपना। देखो एक आता है CAI। क्या होता है? CAI। इसकी फुल फॉर्म जो होती है ना CAI की, वो होती है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसके ना 3 उपागम माने गए हैं। एक तो हार्डवेयर उपागम, हार्डवेयर उपागम, ठीक है। एक माना जाता है दोस्तों सॉफ्टवेयर उपागम, ठीक है। और एक माना जाता है कोर्सवेयर। 3 उपागम माने जाते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। CAI की फुल फॉर्म ध्यान रखना, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर का। प्रोजेक्ट इच्छानुसार संपादित वह कार्य है जिससे रचनात्मक प्रयास व विचार हो और जिसमें कुछ भूत परिणाम निकले। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, बता दीजिए। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर? लैंग के द्वारा, थॉमस के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या स्टीवेंस के द्वारा? तो देखिए दोस्तों, लैंग और थॉमस, तुक्का भी लगाओगे ना तो सही जाएगा आपका। हाँ हाँ, बढ़िया है। तो ये क्या है ना, ये कहते हैं कि स्टीवेंस के अनुसार है ना, अलग से बता दूं आपको इसका स्टीवेंस का, ये कहते हैं कि परियोजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान है ना प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए किया जाता है। ये समस्या मानते हैं इसको। 59 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है, बताओ। प्रक्रिया का मुख्य तत्व उद्देश्य है, अधिगम है, अनुभव है, मूल्यांकन के साधन है, या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। देखो NCERT की हम बात करें ना, तो NCERT के अनुसार है ना, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे ये पता लगाया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है और कक्षा में दिए गए जो अनुभव होते हैं ना, कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किए जा चुके हैं। ये NCERT बात करता है इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? मूल्यांकन, परीक्षा, मापन, या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर? तो गाइज इसमें जो है ना अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा मूल्यांकन से। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। मूल्यांकन उद्देश्यों की उपलब्धि, विस्तार, निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता, मूल्यों को निश्चित करने के लिए अनुदेशन के जो परिणाम होते हैं उनकी तुलना करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा, मूल्यांकन हो जाएगा। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय मूल्यांकन से कर सकते हैं, सिंपल भाषा में, सिंपल प्रश्न का सिंपल आंसर, ठीक है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं दोस्तों। आपको पता है ना, ये जिंदगी भी वही खेल खिलाती है जो इंसान को खेलना नहीं आता है। समझ गए? यस। तो ओके, वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।